सेशन है हमने उद्देश्य प्रस्ताव को कर लिया है, इसके बाद का सेशन है। आज इस सेशन में हम कई ढेर सारी चीज़ें करने वाले हैं और ये चीज़ें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ेंगे आखिरकार भारत को आज़ादी किस अधिनियम के तहत मिली और अगर ये अधिनियम ना होता तो हमारे देश में क्या होता। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार बता दीजिएगा आवाज़ क्या अच्छे से आ रही है या कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं उस एक्ट को जो इस नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम में हम ढेर सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और ये ढेर सारी चीज़ें जो है आपके काम आने वाली है। आपके पेपर में ये चीज़ें पूछी जाएगी और इन चीज़ों को आप लोगों ने नोट डाउन करना। पहली बात तो ये अधिनियम जो है आपको याद रखना है कि 1947 में पास होता है। ब्रिटिश सरकार इसको पास करती है, ब्रिटिश सरकार इसको पास करती है। उस वक्त भारत के जो वाइसरॉय बोले वो लॉर्ड माउंटबेटन जी है, उनके समय की ये घटना है। एटली साहब उस वक्त प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के। तो दो चीज़ें समझिएगा, एटली जी जो है उस वक्त ब्रिटेन के क्या है, एटली जी उस वक्त ब्रिटेन के क्या है, बी से इंडिकेट कर रहा हूँ, पीएम साहब है। और जो माउंटबेटन साहब है, एमबी से लिख रहा हूँ, वो जो है हमारे भारत के उस वक्त वाइसरॉय है। आज़ादी के समय ये वाइसरॉय है। इन बातों को पहले अच्छे समझिएगा और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। अब सारी की सारी बातचीत जो है ये शुरू ये हो रही है कि ये अधिनियम पहले पारित हुआ, आज़ादी बाद में मिली। इस बात को अच्छे समझिएगा। मीन्स अगर मिला जुला कर हम कहें तो अप्रैल के महीने में ये घटनाएं हो गई थी, ये घटनाएं हो गई थी और जून के महीने में इसके ऊपर प्लानिंग बन गई थी कि अब भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बना दिए जाएंगे। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम संविधान की बातचीत कर रहे हैं, संविधान को जब बनाने वाली संस्था है जिसको हम संविधान सभा बार बार कह रहे हैं, तो इस संविधान सभा ने क्या किया, इसको अपनी मंजूरी दी थी कि ठीक है ये अधिनियम हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए बनाया गया है, तो हम इसको स्वीकार करते हैं। तो इस बात को भी आपने अच्छे समझना। इसमें कुछ एक प्रोविजन है, जैसे हम अगर बातचीत करें तो 1947 का जो अधिनियम है, 1947 के अधिनियम की विशेषताएं के अधिनियम की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, उसको वन बाय वन में आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूं। नंबर 1 तो एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। कहा गया कि भारत के पास प्रभुसत्ता होगी। क्या होगी? भारत के पास प्रभुसत्ता होगी। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न देश होगा। मैं कल परसों भी आपसे बातचीत कर चुका हूं कि किस अधिनियम के तहत भारत को प्रभुसत्ता दी गई। तो 1947 का जो अधिनियम है उसमें ऐसा कहा गया और इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि जो संविधान सभा है वो संविधान बनाएगी और अपनी इच्छा से उसको लागू भी कर सकती है। संविधान बना भी सकती है, उसको लागू भी कर सकती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात इस अधिनियम में ये लिखी कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार जो है उसने जो भी कानून कोई बनाया है जो पहले हमारे देश के अंदर लागू होता था, उसको नल एंड वॉइड, उसको बदलना है, उसको खत्म करना है। ये संविधान सभा का काम हो सकता है। ऐसी बातचीत इसमें की गई। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 1947 का जो एक्ट है, 1947 का एक्ट जो है उसकी विशेषताएं हम कर रहे हैं। एक बार मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। इससे सिंपल भाषा में कोई भी नहीं समझा पाएगा। काफ़ी सिंपल तरीके से इन चीज़ों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और फिर समझिएगा। कोई भी चीज़ यहाँ से छूटने वाली नहीं है और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका यहाँ से छूटेगा। 1947 का जो एक्ट है उसकी जो विशेषताएं हैं, तो विशेषताओं में हमने 2-3 बातें की। अब जो आगे वाली बात बताने वाला हूं मैं पहले ही बता चुका हूं।
संविधान सभा एक विधायिका होगी, मेरी बात समझिएगा। संविधान सभा एक विधायिका होगी। अब इसका मतलब क्या है? हमारी सरकार के 3 अंग हैं। एक को हम जुडिशरी कहते हैं, दूसरी को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और आगे पार्लियामेंट रहता है। जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका, पार्लियामेंट का मतलब संसद, और एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका होता है। ये कानून को बनाती है, ये कानून को लागू करती है, और कानून ठीक बना है गलत बना है उसकी व्याख्या कौन करता है? जुडिशरी करती है। ये अच्छे से याद रखना। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, और उसमें विधायिका जो है, विधायिका को पार्लियामेंट भी कहा जाता है, या संसद भी इसी को कहते हैं। तो संसद के 2 नाम, एक तो विधायिका, एक तो पार्लियामेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान सभा विधायिका की तरह काम करेगी। तो इस एक्ट के तहत ये व्यवस्था कर दी गई कि अगर जरूरत पड़े कानून बनाने की, तो कानून कौन बनाएगी? हमारी संविधान सभा बनाएगी। तो इसका मतलब संविधान सभा के 2 काम हो गए 1947 के एक्ट के तहत। एक तो संविधान अभी पूरा बनकर तैयार हुआ नहीं है, और दूसरा काम क्या था कि अगर कानून बनाने हैं तो कानून बनाने का काम कौन करेगी? हमारे देश के अंदर जो संविधान सभा होगी वो ऐसा काम करेगी। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए कि जो कानून बनाने वाली संस्था थी वो किसको, ये काम किसको सौंपा गया? ये काम संविधान सभा को सौंपा गया। उसको 2 काम दिए गए, बोलने का मतलब 2 काम। और ये दो काम है, इन 2 कामों को आपने अच्छे से याद रखना। एक तो कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था, और जो दूसरा काम दिया गया वो काम था संविधान को बनाने का काम। संविधान को बनाने का काम। अब मुझे बताइए, क्या बात क्लियर हुई? पहले कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक बात और भी की गई कि देखिए, जब आपकी संविधान सभा को 2 काम सौंपे गए, समझिएगा ध्यान से, संविधान सभा को काफी अच्छे तरीके से 2 काम सौंप दिए गए हैं। इसको आपने अच्छे से समझना है। पहला काम कौन सा है उसको देखिए। पहला काम यह है कि कानून बनाएगी। दूसरा काम क्या है उसको भी देखिए। दूसरा काम यह था कि संविधान बनाएगी। संविधान बनाएगी, और इसी बीच में यह कहा गया कि जब संविधान सभा कानून बनाने वाली संस्था का काम करेगी, उस वक्त इसके जो हेड होंगे, इसके अध्यक्ष जो होंगे, जीवी मावलंकर होंगे। जीवी मावलंकर। और जब ये एज अ संविधान को बनाने का काम करेगी, तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष हुआ करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बात को बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम कहें तो आज़ादी के बाद, जब आज़ादी मिली, आज़ादी भारत को जब मिली 15 अगस्त 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, या स्वतंत्र भारत के बाद, या स्वतंत्र भारत की आज़ादी के बाद, भारत की पहली संसद कौन बनी? तो मैं यहां पर अगर लिखूं तो एसएस में संविधान सभा को ये क्रेडिट दिया जाता। दोनों चीजें बड़े क्लियरली अच्छे तरीके से समझा दी। ये काम तब तक चलता रहा, ये दोहरा काम है। 2 काम दिए थे ना, 2 काम ये तब तक चलते रहे। 2 काम जब तक हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ उसको समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। बनकर कब तैयार हो गया आपको अच्छे से याद रखना। इसी डे को 26 नवंबर को हम किस डे के तौर पर मनाते हैं? संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। ये अच्छे से याद रखना, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। साथ में अगर आप ध्यान से देखें तो 1947 के एक्ट में एक बात यह भी कही गई कि
भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे और वो राष्ट्र अपना अपना संविधान बनाएंगे, अपनी अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सकेंगे। ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब ये सारी की सारी बातें हो जाती है तो फिर इस एक्ट के तहत एक योजना आई है जिसको कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन योजना है और इस योजना को हम किस दृष्टि से देखेंगे कि एक भारत और दूसरा पाकिस्तान बनाया गया। किस योजना के तहत? लॉर्ड माउंटबेटन, एमबी लिख रहा हूं, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय, भारत के क्या है, नोट डाउन कीजिएगा, अंतिम वायसराय कौन है भारत के? लॉर्ड माउंटबेटन, LMB, लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वायसराय। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? यही है। इस बात को अच्छे से समझिएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारी की सारी बातें आपको मैंने बता दी। दो काम कब तक करती रही वो बात बता दी। क्यों? जब संविधान बन गया, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो बन गया था, तो संविधान बनाने वाला काम खत्म हुआ था, पर जो संसद का काम था ये चलता रहा, जिसको आपको अच्छे से काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना। चलिए आगे चलिए। अब अन्य कार्य जो थे उसमें कुछ एक संविधान सभा के कार्य है जो उसने किए हैं। इसके अलावा संविधान सभा के कार्य हमने 1947 का एक्ट अच्छे से पढ़ लिया है। संविधान सभा के जो मैंने दो कार्य बताए वो तो आपको अच्छे से पता चल गए। संविधान सभा के अन्य कार्य जो है वो कौन से हैं उसको देखिए आप लोग, काफ़ी अच्छे तरीके से देखना है और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर एक बात अगर आपको बताऊं तो एक काम जो है सबसे अच्छा काम था 1949 का, मई का महीना है और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाता है। और ये स्वीकृति कौन देता है? ये संविधान सभा देती। राष्ट्रमंडल में वो देश शामिल है जो कभी ब्रिटिश के अधीन हुआ करते थे। तो जो अगर सत्यापन किया, पुष्टि की या इसको माना, वो किसने माना? संविधान सभा ने। तो एक काम ये हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जो इनके द्वारा मतलब संविधान सभा के द्वारा किया गया जो दूसरा काम है, इस डे को बिल्कुल नहीं भूलना है। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई को अपनाया गया। 22 जुलाई जो है इसको हम राष्ट्रीय ध्वज दिवस के तौर पर मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज दिवस के तौर पर इसको मनाते हैं। ये भी संविधान सभा ने काम किया। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो एक चीज तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हो रही है, इसको भी याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और इस बैठक में दो काम बड़े अच्छे तरीके से किए गए। नंबर 1, इस सेशन जो लास्ट है इस क्यों इंपॉर्टेंट है यहां लिखने वाला हूं। 24 जनवरी 1950 देखिए कैसे कुछ एक काम हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। किसको अपनाया गया?
राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनको भी संविधान सभा के द्वारा चुना गया। उन्हें चुना गया था पर संविधान सभा के द्वारा चुना गया था, उस वक्त चुनाव नहीं हुए थे। तो 3 काम काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पहले संविधान सभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको ये मतलब पद दिया गया। तो मिला जुलाकर 26 जनवरी 1950 का सेशन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपसे पूछा जाए एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जिसे संविधान सभा द्वारा चुना गया, एसएस द्वारा चुना गया, तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपके सामने राजेंद्र प्रसाद जी। पूरे संविधान को बनाने की बातचीत करें, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 60 संविधानों को हमने पढ़ा, 64 लाख रुपया खर्चा आया। ये मिला जुला कर आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंतिम जो बैठक हुई संविधान सभा की, वो कब हुई? ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जब ये लास्ट मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि देखिए, जो इंटरिम पार्लियामेंट है, जब तक हम भारत में चुनाव नहीं होते, नई सरकार नहीं बनती, आधी अधूरी पार्लियामेंट जो है, या जिसको लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन रहेगी? वो संविधान सभा रहेगी। यानी कि संविधान सभा कानून बनाने वाली बॉडी तब तक बनी रहेगी जब तक हमारे देश के अंदर संविधान के तहत इलेक्शन नहीं हो जाते। ये अच्छे से याद रखिएगा। तो संविधान सभा को लघु संसद कहते हैं, अंतरिम सरकार कहते हैं, तदर्थ संसद कहते हैं, टेम्परेरी संसद इसी को कहा गया है। 1947 के एक्ट के तहत भी ये बातचीत की गई। और अंतिम संविधान सभा की जब बैठक हो रही है, उसमें भी ये निर्णय लिया गया। तो मिला जुलाकर आपको कुछ एक चीजें यहां से सीखने को मिल रही है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जो चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार देख लीजिए। सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त कुछ एक समितियां बनी थी, संविधान सभा की समितियां। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां। देखिए, कुल समितियां कितनी थी, उसमें छोटी कितनी थी, बड़ी कितनी थी, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो बड़ी जो समितियां थी 8 थी। कितनी थी? 8 थी। छोटी जो थी 13 थी। बेटा प्लस कर लीजिएगा और यहां इक्वल लिख लीजिएगा कुल कितनी हुई। जिन्होंने अलग अलग काम किया, क्या कर किया? अलग अलग काम किया। और इन समितियों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको अच्छे से ध्यान से सोचना है कि जो संविधान जब बन रहा था तो उसमें छोटी छोटी समितियां थी, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है संविधान को बनाने में। तो इन समितियों के हेड पूछे जाते हैं। तो जो बड़ी समितियां हैं, पहले उनकी बातचीत कर लेते हैं। कुछ एक बड़ी समितियां हैं। और समितियां कितनी है बड़ी? 8। उसमें मैं पहली समिति उठा रहा हूं और यह समिति काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जहां भी संघ या संघीय लगा हो, थोड़ा समझिएगा, जहां भी संघ या संघीय लगा हो, उसके अध्यक्ष या उसके हेड आप 90% पीटी नेहरू करेंगे। पीटी नेहरू करेंगे। क्या करेंगे? 90% आप पीटी नेहरू करेंगे। जहां संघ या संघीय शब्द लगा हो, वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर आप जो बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे कि कौन है, हेड कौन है।
तो आप पीटी नेहरू की तरफ जाएंगे। पीटी नेहरू, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जहां प्रांत या प्रांतीय लगा हो, प्रांत या प्रांतीय वर्ड लगा हो, उसमें आप पटेल साहब को करेंगे। हेड कौन करेंगे? पटेल साहब। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब कुछ एक जो समितियां हैं उसको करते हैं। जो पहली समिति है उस पर चलते हैं और इस समिति को अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। संघ शक्ति समिति, मैं यहां पर लिखने वाला हूं, संघ शक्ति समिति। आपने क्या याद रखना? सिर्फ अध्यक्ष। अध्यक्ष साहब कौन से हैं? उनकी बातचीत करने वाले। तो मैंने संघ की बातचीत की, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, मुझे बताइए कोई दिक्कत नहीं? जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं यहां संघीय संविधान समिति कहूं तो भी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि संघ तो मैं बता चुका हूं। आगे आइए, प्रांतीय संविधान समिति। इसके हेड कौन थे? पटेल साहब, मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको अच्छे से याद रखिए और इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति सबसे बड़ी समिति, बड़ी समिति और सबसे बड़ी समिति संविधान सभा की। हेड जो थे भारत के मनु कहे जाने वाले व्यक्ति, मतलब जो संविधान के मनु कहें या कानून मंत्री कहें, तो इनका नाम जो है BR अम्बेडकर। इनको हेड बनाया गया था, अम्बेडकर। और टोटल जो मेंबर थे 7 थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य। एक अध्यक्ष 1 + 6, जरूर याद रखिएगा। एक अध्यक्ष 6 अन्य। इसका उद्देश्य क्या था? ढांचा बनाना था संविधान का, ड्राफ्ट बनाना था। यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, नेक्स्ट जो एक समिति और है जो आपको अच्छे से याद रखनी है, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक एवं जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र सलाहकार समिति। जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र समिति। ये कौन सी थी? जो मौलिक अधिकारों को क्या करेगी? सुरक्षित करेगी। जो जनजाति है उनके अधिकारों को बचाएगी। और कुछ एक क्षेत्र है जो बहिष्कृत किए गए हैं, उसको भी देखेगी। तो इसके जो हेड थे हमारे पटेल साहब थे, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। पर अगर मौलिक अधिकार उप समिति लगा हो, मौलिक अधिकार ये उप समिति लगा हो, तो JB कृपलानी, तो कौन होगी? JB
कृपलानी इनके हेड माने जाएंगे, ये भी चीज होगी। और अल्पसंख्यक उप समिति हो तो H.C. मुखर्जी, जो एक समय में संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे, अच्छे से याद रखिएगा। एक अन्य समिति जो है प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति, उसकी हेड भी यही है। प्रक्रिया और संचालन का मीनिंग एक जैसा रहता है पर नाम अलग अलग है। संचालन समिति के हेड भी कौन है? यही व्यक्ति है। क्या बात क्लियर हुई? तो मिला जुलाकर जब आपने ये सारी समितियां पढ़ी तो आपको अच्छे से पता चल गया। बड़ी समितियों में हमने सारी समितियां मतलब मैक्सिमम सारी पढ़ी, छोटी में से हम कुछ ही पढ़ेंगे। छोटी समितियां कितनी हैं? 13। पहली आपको वित्त एवं कर्मचारी समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, DR डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ मतलब टेम्परेरी। इसके हेड भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, तो उसके हेड थे S. वरदाचारी, S. वरदाचारी। अच्छे से याद रखिएगा, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। S. वरदाचारी कौन से हैं? S. वरदाचारी। और प्रारूप समिति मैं पीछे बता चुका हूं। और साथ में S. वरदाचारी जो थे, नागरिकता पर एक तदर्थ समिति बनी थी। नागरिकता, और नागरिकता किसी व्यक्ति को देनी है, नहीं देनी है, या खत्म करनी है। नागरिकता गलत लिखा है मैंने, इस नागरिकता को ठीक करने दो मुझे। नागरिकता पर तदर्थ समिति, उसके हेड भी कौन थे? वरदाचारी। तो मिला जुलाकर जब आप सारी बातें सीख बैठे तो कुछ एक आज के क्वेश्चन लिखे, एक दो जो प्रारूप समिति है मतलब प्रारूप समिति है उसकी डिस्कशन हम कल करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको चीज़ें याद रखनी है। प्रश्न है ये, आंसर ढूंढिएगा। कल इसके आंसर मतलब आज ही बता दूंगा, कल रहने दीजिए, पर एक बार पहले चेक जरूर कीजिएगा। संविधान कब लागू हुआ? भारत की बातचीत है। संविधान कब लागू हुआ? तो डेट मैं लिखने वाला हूं, पर इससे पहले आप थोड़ा समझिएगा। 26 जनवरी 1950। ऐसा क्यों हुआ 26 जनवरी को ही लागू हुआ, वो आपने पता करना है। और 26 जनवरी को जो है एज गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है, रिपब्लिक के तौर पर मनाया जाता है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद भारत में नागरिकता कौन देता है या ख़त्म कौन करता है? भारत में नागरिकता कौन देता है? संसद। और संसद में भी जो होम मिनिस्ट्री होती है उसका ये काम होता है, गृह मंत्रालय। क्लियर है?
आगे एक क्वेश्चन और लिखिएगा और आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? कौन थे? सोचिए और फिर लिखिए। सर वी एन राव। सर वी एन राव संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार थे। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बात क्लियर हुई आपको? मुझे लगता है कि अच्छे से ये क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि हमने इसके ऊपर बातचीत की है। आगे चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। नाम आप बताइएगा, नहीं तो पहले लेक्चर में आपको करवा चुका हूं इसके बारे में। और अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस मिशन के तहत संविधान सभा किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? आंसर में होगा कैबिनेट मिशन। आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन। क्या बात क्लियर हुई? कैबिनेट मिशन अच्छे से आपका क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा वाला सोच समझ के। तो इसके अध्यक्ष जो थे पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जो आपने पढ़ा हुआ है, संविधान सभा की मांग पहली बार किस पार्टी ने की? तो अगर मैं राजनीति के हिसाब से देखूं तो 1934 में एम.एन. रॉय ने की, एम.एन. रॉय। और अगर मैं हिस्ट्री की दृष्टि से देखूं तो 1923 में स्वराज पार्टी ने ऐसी बातचीत की थी। तो दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान होना चाहिए, उसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी। तो हिस्ट्री और पॉलिटी या राजनीतिक और पॉलिटिकल, मतलब जो पॉलिटिकल और साथ में हिस्टोरिकल जो बेस है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। कैसा क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया? काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सोचिएगा, समझिएगा, फिर आंसर कीजिएगा।
8 अगस्त 1940। इसी अगस्त प्रस्ताव ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। आपको मैंने बताया था, शायद अच्छे से याद आ रहा है। तो ये थे मिला जुला कर आज के क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो ज़रूर पूछिएगा और चीज़ों को रिवाइज जरूर कीजिएगा। कल आपको हिंदी की क्लास भी मिल जाएगी और साथ में जो करंट में नहीं करवा पाया हूँ, 2-3 दिन का करंट मैंने कंटेंट तो रेडी करके रखा है, पर रिकॉर्ड करना बाकी है और आपको मैं मतलब उसको रिकॉर्ड करके क्या कर दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप उसको भी देखिएगा। साथ में कोई भी डाउट हुई तो ज़रूर पूछिएगा। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल पे पर्सनली कॉल करके ज़रूर पूछिएगा। कोई अगर दिक्कत है, सजेशन सुझाव ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।